अभी जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, आज हमारे देश में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इन तस्वीरों को देख कर के शायद पहचान लेंगे। ये वही लोग पहचान पाएंगे जिन्होंने 1990 ईस्वी में पूरे देश में लगी हुई उस आग को देखा है और उनके अंदर यह आग आज भी ताज़ी है। 1990 ईस्वी में जब केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह की गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, राष्ट्रीय मोर्चा वामपंथी मोर्चा के गठबंधन की सरकार बनी थी। बीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे, चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री थे। उसी समय देश में एक कानून लाया गया था, मंडल कमीशन, मंडल आयोग। यह पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए उन्हें सरकारी नौकरियों में और स्कूल कॉलेजों में नामांकन में आरक्षण दे करके उन्हें आगे बढ़ाने के लिए यह कानून लाया गया था। इस कानून का आधार जाति बनाया गया था। जाति के आधार पर में यह कानून बना हुआ था। पिछड़ी जाति के लोग यानी ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, लाला, जिन्हें सवर्ण कहा जाता है, इन सवर्णों को छोड़ करके बाकी सारी जातियां इस आरक्षण के दायरे में अब आ जा रहे थे। इससे पूर्व में केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को ही आरक्षण दिया गया था, परंतु मंडल आयोग लागू हो जाने के बाद से सिर्फ सवर्ण में जो जातियां हैं, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और लाला, इन जातियों को छोड़ करके बाकी सारी जातियों को इस आरक्षण के दायरे में ले लिया गया था। सवर्ण छात्रों के द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया गया था। देशव्यापी विरोध चला था। सवर्ण छात्रों ने इसके विरोध में, इस कानून के विरोध में आत्मदाह करना शुरू किया था। और अभी जो आपने फोटो देखा है, यह वही फोटो है जिन्होंने पूरे देश में पहला आत्मदाह किया था। यह फोटो 19 दिसंबर 1990 को नई दिल्ली की फोटो है, जहां पर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र राजीव गोस्वामी ने इस कानून के विरोध में खुद को आग लगाया था। हालांकि आग तो इनके शरीर का बुझा लिया गया, परंतु इनके शरीर का काफ़ी हिस्सा जल चुका था और क्षतिग्रस्त हो चुका था। और उसके बाद से पूरे देश में यह चिंगारी चल उठी और पूरे देश में आत्मदाह की घटनाएं चलती रही। जगह जगह आत्मदाह की घटनाएं छात्रों के द्वारा होती रही। पूरा देश जल रहा था। पूरे देश जाति के आधार पर में बंट चुका था। पूरे देश में जातिवादी दंगे हो रहे थे।
कुछ ही दिन पहले साथ साथ रहने वाले सवर्ण और पिछड़ी जाति के लोग एक दूसरे को अपना दुश्मन समझने लगे थे और कभी भी आपस में दंगे शुरू हो जाते थे। आपस का भाईचारा खत्म होने के कगार पर पहुंच गया था। फिर पूरे देश में और अराजकता की स्थिति हो चुकी थी। ऐसे समय में इसी बीच एक घटना हुई कि बिहार में लालू यादव की सरकार ने लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा जो चल रही थी उनके रथ को रोक लिया और भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन इस सरकार से वापस ले लिया। आज मैं 1990 की घटना का जिक्र आपके सामने इसलिए किया हूँ क्योंकि आज जो दिल्ली में जो आरक्षण के विरुद्ध जो आग जली है उसकी चिंगारी 1990 में ही एक युवक ने जलाया था। शायद आज हमारे बच्चे जो आज आंदोलनरत हैं शायद वो भी इस कहानी को नहीं जानते होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस कहानी को शायद जानते भी नहीं होंगे और यह जानना उनके लिए ज़रूरी है कि 1990 में खुद को जला करके किसी ने आरक्षण के विरुद्ध इस चिंगारी को जलाया था और इस चिंगारी की लौ ने वीपी सिंह की सरकार को गिरा दिया, यानी कि ये कह सकते हैं कि जला करके राख कर दिया। उसके बाद चंद्रशेखर की सरकार बनी, समाजवादी जनता पार्टी की। चंद्रशेखर ने अपने पहले भाषण में ही कहा था कि आरक्षण उसको मिलना चाहिए जो आरक्षण के असली हकदार हैं, यानी कि आरक्षण गरीबों को मिलना चाहिए और गरीबों को आरक्षण दिया जाएगा। परंतु जब कुछ दिन बाद कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली चंद्रशेखर की सरकार भी गिर गई और चंद्रशेखर पूरे देश में 5 सीट बचा पाया और पुनः कांग्रेस की सरकार बनी। और उसके बाद की कहानी तो आप सभी जानते ही हैं। फिर बदल चलता रहा, कभी कांग्रेस कभी गैर कांग्रेस, और लोगों के आक्रोश ने लोगों ने भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार से तंग आकर के बदलाव का बिगुल फूंका और फिर भारतीय जनता पार्टी जो कभी एक छोटे से चिड़िया के घोंसले में हुआ करती थी, पूरे देश में इन्हें सिर्फ 2 सीट मिला करती थी। इस पार्टी में अटल जी, आडवाणी जी, सुषमा स्वराज जी, मुरली मनोहर जोशी जी, कैलाशपति मिश्रा जी, ताराकांत जी, कलराज मिश्र जी, राजनाथ सिंह जी, उनके जैसे लीडर लोग हुआ करते थे। कल्याण सिंह जी, वही कल्याण सिंह जी जिन्होंने सत्ता को कभी पाने की चीज़ नहीं समझा। उन्होंने राम मंदिर के लिए अपने सत्ता की कुर्बानी दी थी। जो आज की भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए किसी भी घोटालेबाजों, अपराधियों, बलात्कारियों, माफियाओं, हत्यारों, किसी से भी समझौता कर सकती है। तो
ऐसे लोग पार्टी में हुआ करते थे। जनता को इस पार्टी पर भरोसा हुआ और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चिड़ियों के घोंसले से निकाल करके दिल्ली के लाल किला पर में बैठा दिया, दिल्ली के गद्दी पर में बैठा दिया। इससे पूर्व में 5 साल के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद में 10 सालों तक कांग्रेस की सरकार चली। फिर लोगों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया, और प्रचंड बहुमत ही नहीं दिया, नरेंद्र मोदी ने इस देश के इतिहास में एक ऐसा प्रधानमंत्री बन गए जो आज तक सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के कुर्सी पर रहे। यह छोटी मोटी बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछला 2 कार्यकाल यानी कि 10 सालों तक उन्होंने सबका साथ सबका विकास जैसे नारों के साथ काम किया, परंतु तीसरा कार्यकाल प्राप्त होते ही उन्होंने पूरी तरह से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और ये जातिवाद हो गए। और अब ये कहने भी खुलेआम कहने भी लगे कि हम पिछड़ा हैं। मतलब अब उसके बाद ये प्रधानमंत्री कम पिछड़ा और दलित, हमको लगता है कि अब शायद कुछ दिन बाद बोलेंगे कि हम महादलित हैं। हो सकता है, होगा क्या ये तो हम और आप सब देखेंगे, लेकिन हो सकता है ऐसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ दिन बाद बोलें कि हम महादलित हैं। वो उसके लिए देखते हैं हम लोग क्या होता है, हम और आप इंतज़ार करते हैं क्या होता है। बस अभी मेरा कहना ये था, अभी जो आप देख रहे हैं यह दिल्ली की यह आग, दिल्ली में जो इतने सारे बच्चे, इतने सारे छात्र भरे हुए हैं, यह एक आक्रोश है, यह बहुत बड़ा आक्रोश है। यह वही आक्रोश है, यह वही छात्र, ये वही युवा हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को यानी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता चिड़ियों के घोंसले से निकाल करके दिल्ली के तख्त पर में बिठाया है। ये वही भीड़ है। इस भीड़ ने अपना जी जान लगा करके, अपना तन मन और धन, क्योंकि आज की भारतीय जनता पार्टी भले ही 5 स्टार होटलों में एसी रूम में अपनी मीटिंगें किया करती है, परंतु वो समय जब भारतीय जनता पार्टी के पास में चूड़ा और गुड़ खाने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे, तब यह चूड़ा और गुड़ का इंतजाम यही सवर्ण लोग अपने पैसे से खरीद करके कार्यकर्ताओं को देते थे, खिलाया करते थे, और तब जाके लोग पानी पी करके इनके कार्यक्रमों में टिके रहते थे। और धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता बढ़ी, और इनकी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए सवर्णों ने जी तोड़ प्रयास किया, इनकी हर बातों को माना। इन्होंने कहा कि नहीं, पिछड़ा, दलित, इन लोगों को आगे करके चलना चाहिए। सवर्णों ने कहीं नहीं विरोध किया, ठीक है राज आप चलाइए, कोई बात नहीं, हमें राज नहीं चाहिए, परंतु हमें शांति से जीने दीजिए। परंतु जब बात यहाँ तक आ गई कि सवर्णों का जीना मुश्किल हो गया, एक तो SC/ST कानून पहले से ही था, उसके बाद में सबसे पहले तो आरक्षण, उसके बाद SC/ST कानून, और उसके बाद में फिर UGC ला करके सवर्णों को कुचलने की
जड़ से समाप्त करने की, सवर्णों को हिंदुस्तान से बाहर भगाने की योजनाएं शुरू हो गई, तब यह आक्रोश अब दिल्ली तक पहुंचा है। जो आप देख पा रहे हैं, यह वही आक्रोश है जो आज दिल्ली में बैठी हुई है। पुलिस उन्हें अल्टीमेटम दे रही है कि आप लोग खाली कीजिए। पुलिस इनके आंदोलन को असंवैधानिक बता रही है, जबकि इसी दिल्ली में शाहीन बाग में देश विरोधी नारे लगते रहे। इसी दिल्ली में कुछ ही दिन पहले कॉकरोच पार्टी के लोगों ने उनकी भीड़ में देश विरोधी नारे लगते रहे, प्रधानमंत्री को गालियां दी गई। लेकिन यह प्रबुद्ध के बच्चे, सवर्ण पढ़े लिखे वर्ग के बच्चे यहाँ पर में आंदोलन पर बैठे हैं, तो फिर पुलिस, दिल्ली पुलिस इस आंदोलन को असंवैधानिक बता रही है और इन लोगों को खाली करने का अल्टीमेटम दे रही है। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि यह देश हमारा नहीं है, हम यहाँ आंदोलन भी नहीं कर सकते। लोकतांत्रिक ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने पर भी हमारे ऊपर पाबंदी है। तो आज ये सवर्ण वहाँ बैठ करके प्रधानमंत्री, भाजपा सरकार और सभी को यह भी संदेश देना चाह रही है कि यह देश हमारा भी उतना ही है जितना आपका है। आप हमें यहाँ से नहीं भगा सकते। विरोध करना संवैधानिक तरीके से हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम से आप यह अधिकार नहीं छीन सकते, क्योंकि यह अधिकार हमें संविधान ने दिया है। हम आपको यानी भाजपा सरकार को आज यह भी बता देना चाहते हैं, संविधान कानून क्या है यह सिर्फ आपको नहीं मालूम है कि आप जब जिसे चाहें असंवैधानिक कह दें और जिसे चाहें संवैधानिक कह दें। यहाँ पर में देश विरोधी नारे लगाने वाले का आंदोलन संवैधानिक हो जाता है और हम प्रबुद्ध लोग यहाँ पर में शांतिपूर्ण ढंग से आपसे सरकार का विरोध में यहाँ बैठे हुए हैं, तो फिर यह आंदोलन आपको असंवैधानिक लग रहा है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, संविधान का ज्ञान है, साथ के साथ यह भी पूरा आश्वस्त करते हैं कि हम जो भी करेंगे संविधान के दायरे में ही करेंगे। परंतु अगर आप कह देंगे ये असंवैधानिक है, तो आपको इतना बता दें कि संविधान केवल आपने नहीं पढ़ा है, संविधान हमने भी पढ़ा है। क्या संवैधानिक है, क्या संवैधानिक नहीं है, इसका ज्ञान हमें भी है। इस देश की संपत्ति हमारी संपत्ति है। हमारे देश के नौजवान जो सुरक्षा में लगे हुए हैं वो भी हमारे देश के हैं। इसीलिए हमारा उन लोगों से भी कोई दुश्मनी नहीं है, वो हमारे दुश्मन नहीं है। वो तो अपने घर को छोड़ करके हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं, हमारे देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, अपनी जान की बाजी लगा करके हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। उनसे हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, परंतु वह तो आपके आदेश के गुलाम हैं और आपके आदेश पर वह यहाँ आंदोलन में लगे हुए मंच पर आकर के, मंच के पास आकर के कहते हैं कि आप लोग खाली कीजिए, जगह खाली कीजिए, आपका आंदोलन असंवैधानिक है। क्योंकि वो तो आपके आदेश का पालन करते हैं। मैं उन्हें अपराधी नहीं मानता, वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, ये उनकी ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है। आपके आदेश का पालन करना उनकी मजबूरी है और वह वही कर रहे हैं, वही उनकी देश के प्रति वफादारी है।
आपके आदेशों का पालन करना। परंतु क्या कानून है, क्या संवैधानिक है, क्या असंवैधानिक है, यह चीज, यह संविधान केवल आपने नहीं पढ़ा है। शायद आपके सरकार के कई मंत्री ऐसे हों, कई सांसद ऐसे हों, कई विधायक ऐसे हों जिन्होंने आज तक संविधान के एक पन्ने को नहीं देखा है। हाल ही बार बार संविधान की शपथ तो लेते हैं लेकिन संविधान आज तक नहीं देखा है। परंतु संविधान हम लोगों ने पढ़ा है। क्या संवैधानिक है, क्या असंवैधानिक है, और आपके कह देने मात्र से यह आंदोलन असंवैधानिक नहीं हो सकता। विरोध और सहमति का अधिकार हमें भारतीय संविधान ही देता है। और यह आपने जो देश को जाति पाति में टुकड़े टुकड़े करके अंग्रेजों वाली नीति अपना करके शासन करने की जो नीति, जो योजना आप बना रखे हैं, वह नहीं चलेगा। हमारे भाईचारों को तोड़ने की कोशिश नहीं चलेगी। आपको जातिगत आरक्षण खत्म करना पड़ेगा। आरक्षण क्या है? आरक्षण कमजोरों, वंचितों और गरीबों को ऊपर उठाने के लिए, उनकी स्थिति को ऊपर उठाने के लिए है, ना कि जो अमीर है उसी को बार बार अमीर बनाते जाइए। मंत्री के बेटे को भी आरक्षण, कलेक्टर के बेटे को भी आरक्षण, जिन्हें सरकारी नौकरी प्राप्त है उसके बेटे को आरक्षण। परंतु जो हल चला रहा है खेत में, वो वंचित का वंचित ही रह जाता है, चाहे वह किसी भी जाति का हो। तो आरक्षण होनी चाहिए, परंतु उन्हें होनी चाहिए जो वास्तव में गरीब हैं। और यह जनता अब जाग चुकी है। आरक्षण गरीबों का हक है और यह हक अब गरीब लेके रहेगा। आप इन्हें जाति में नहीं बांट पाएंगे। इतने दिनों तक आप सब लोगों ने मिल करके जाति में बांट करके राज किया, अब जनता जाग चुकी। आप देख पा रहे हैं आज दिल्ली में सवर्ण के बच्चों के इस हौसले को, जो आज देश के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज देश को बांटने वाली, जातियों में बांटने वाली जो आरक्षण है, उस दीवार को सदा सदा के लिए तोड़ने के लिए आज ये नौजवान वहाँ पहुँच चुकी है। परंतु हमारे देश की सारी राजनीतिक दलों को यह बातें पसंद नहीं है। किसी भी दलों को यह पसंद नहीं है, क्योंकि सारे दल वास्तव में एक दूसरे का विरोधी तो जरूर दिखते हैं, परंतु सबका फॉर्मूला वही है, जातियों में बांटो, धर्मों में बांटो और राज करो। कुछ जाति का प्रतिनिधित्व तुम लो, कुछ जाति का प्रतिनिधित्व हम लें, जिससे हमारा और तुम्हारा दोनों का अस्तित्व बचा रहे। क्योंकि विकास, महंगाई, बेरोजगारी, इस तरफ से आम लोगों का ध्यान ही इस तरफ नहीं पहुंच पाए। इसके लिए आपके पास और कोई रास्ता नहीं होता। जनता इन सब बारे में कोई सवाल ही नहीं पूछ सके, इसलिए आप लोग यूजीसी जैसे बिल लाते हैं। आरक्षण पर में बार बार कोई ना कोई पार्टी बोल देती है और फिर सारी पार्टी कुत्ते की तरह उस पर झाँव झाँव करना शुरू कर देती है कि नहीं, आरक्षण को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि यही आरक्षण तो लोगों को जातियों में बांट करके रखा है। और जब तक लोग बटा नहीं रहेगा तब तक इनका अस्तित्व नहीं बचा रहेगा। इसीलिए ये अपने अस्तित्व को जाते हुए नहीं देख सकते। परंतु आज जो आप देख रहे हैं, यह दिल्ली में यह हौसला,
यह बच्चों का हौसला, यह बच्चे आज नया हिंदुस्तान बनाने के लिए दिल्ली आ चुके हैं। और बाकी पार्टियां जो करे सो करे, परंतु सर्वजन विकास पार्टी ने इस आंदोलन को अपना पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है। सर्वजन विकास पार्टी का समर्थन है। सर्वजन विकास पार्टी मानती है कि देश को जातियों धर्मों के आधार पर नहीं, अगर हमारे नीति हमारे सिद्धांत जनता को लगता है कि यह देश के विकास के लिए उचित है तो जनता हमें वोट करे। धर्म जाति में बांट करके अंग्रेज़ों की तरह शासन करना, ऐसा शासन हमें नहीं चाहिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, इसे अपने अन्य दोस्तों के साथ में शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे आपके लिए वह सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगा। और यह आपकी ओर से हमारे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद रहेगा। और यह हमारा और आपके बीच का जो एक संबंध है उसे और ज़्यादा मजबूत करेगा। हम सभी भारतीय हैं, हम सभी भारतीय रहेंगे। इसे कोई नहीं मिटा सकता है। हमें एक दूसरे से कोई कितनी भी तोड़ने की कोशिश कर ले, नहीं तोड़ सकता।